टाइम था नवंबर 1999 का, जब शाम का समय हो चुका था और लाहौर पुलिस पुलिस स्टेशन में अपने काम पर लगी हुई थी कि तभी एक व्यक्ति यहां पर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पुलिस स्टेशन के बाहर ही एक जो कांस्टेबल खड़ा हुआ था उससे ये बात पूछने लगता है वो आदमी कि आखिरकार इंस्पेक्टर साहब कहां पर हैं। तो वो कांस्टेबल ही उस आदमी से पूछने लगता है कि हाँ भाई, तेरे को साहब से क्या काम है। तो उस आदमी ने बताना शुरू किया कि वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया है और उसने एक काफी बड़ा जुर्म किया है। तो वो कांस्टेबल थोड़ा ये बात सोचने लगता है कि जरूर ये बंदा साहब का कोई ना कोई दोस्त होगा या फिर हो ये भी सकता है कि ये उनका कोई रिश्तेदार हो, और इसी तरह मजाक मजाक में ये इन सारी ही बातों को बोल रहा है। तो वो कांस्टेबल अंदर की तरफ इशारा करते हुए एक रूम की तरफ इशारा करता है और ये बात कहता है कि भाई वो रहा इंस्पेक्टर साहब का रूम और वहां पर जाकर तुम सरेंडर कर सकते हो। तो वो व्यक्ति ऑफिसर के रूम में वहां पर जा पहुंचता है और वहां पर जाकर इंस्पेक्टर के सामने खड़ा होकर ये बात कहता है कि जनाब, मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए आया हूं। उस टाइम वो ऑफिसर अपने काम पर लगा हुआ था, अपनी फाइलों को संभाल रहा था, और जैसे ही इस व्यक्ति ने ये बात कही कि वो खुद को यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया है, तो उस पुलिस ऑफिसर ने अपना पूरा का पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर लगाया और ये बात उसे देखते हुए पूछनी शुरू की कि तुमने कांड क्या कर दिया है। जिसके बाद उस व्यक्ति ने बताना शुरू किया कि जनाब, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, बड़े ही बेरहमी से मैंने उन्हें मार डाला है, मेरे पास सारे के सारे सबूत मौजूद हैं और अब आप प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर उसके थोड़ा नजदीक आता है, थोड़ा अच्छे से उसे चेक करने लगता है क्योंकि उसे ये चीज लग रही थी कि जरूर अब शाम का टाइम हो चुका है, तो हो सकता है ये बंदा यहाँ पर नशा फूक कर आया हो। जिसके चलते वो थोड़ा उसे सूंघने लगता है और थोड़ी ही देर बाद उसके दिमाग में ये बात आई कि जरूर इसने शराब तो नहीं पी है, तो हो सकता है इसने कोई और नशा किया होगा। और यही सारी बातें सोचते सोचते वापस इंस्पेक्टर जाकर अपने काम पर लग जाते हैं और उस आदमी को ये बात कहते हैं कि तुरंत यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरे ऊपर सच में ही कोई ना कोई केस चला दूंगा। और उसके बाद उस व्यक्ति ने ही ऑफिसर को बताना शुरू किया कि जनाब, सच में ही मैंने इस तरह का कांड किया है, आप लोग मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन अभी भी वो ऑफिसर इसी बात को सोच रहा था कि जरूर ये बंदा या तो नशे पते करके यहाँ पर आया है या फिर जरूर ये यहाँ पर मजाक कर रहा है। जिसके चलते वो कांस्टेबल को बाहर से बुलाता है और उसके बाद ये बात कहता है कि इस नशेड़ी को यहाँ से भगा दो। कांस्टेबल आता है, उसे पकड़ता है और उसे वहां से भगा देता है। लेकिन इस घटना को बीते हुए अभी सिर्फ और सिर्फ हफ्ते 10 दिन ही हुआ होगा कि उसके बाद जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक चिट्ठी आती है। उसके एडिटर ने उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया और देखना शुरू किया कि आखिरकार ये चिट्ठी उसके पास किसने भेजी है। और जब वो उस पूरी ही चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें ये सारी ही चीजें डिटेल से लिखी हुई थी कि जनाब, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, मैं पुलिस वालों के पास भी गया था, उन्हें सारी की सारी बातें बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ। जिसके चलते उन्होंने मुझे वहां से वापस भगा दिया और अब मैं आखिरी बार आस लेकर आप लोगों के पास चिट्ठी भेज रहा हूँ। अगर आप भी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो मैं यहाँ पास में ही जो अपने रावी नदी बहती है इसमें जाकर आत्महत्या कर लूंगा। उसने सारी की सारी चीजें उस चिट्ठी में लिख दी थी कि ये सारे ही कारनामे मैंने इस जगह पर किए थे और वहां पर कुल मैंने 100 बच्चों की जान ली है। आप लोग जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं, सारे के सारे सबूत आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन जो जंग न्यूज़पेपर का एडिटर था उसे भी इन सारी बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे ये बात लग रही थी कि ये बंदा अगर पहले पुलिस वालों के पास जा चुका है, अब हमारे पास इसने ये चिट्ठी भेजी है, तो चेक करने में क्या जाता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये बात काफी ज्यादा बड़ी कर रहा है। जिसके बाद उस एडिटर ने अपने एक रिपोर्टर को उसी स्पेसिफिक जगह पर भेज दिया जिसके की बारे में इस चिट्ठी में बताया गया था। तो उसका रिपोर्टर वहां पर उसी जगह पर जा पहुंचता है और जब वो उस घर के अंदर घुसता है तो पहले ही गेट खोलते ही सामने एक काफी बड़ा बरामदा आ जाता है और उसके अंदर काफी सारे कमरे मौजूद थे। वो उनमें से एक कमरे के अंदर घुसता है और वहां पर घुसने के बाद उसने देखा कि इस कमरे की जितने भी चारों तरफ दीवारें मौजूद हैं इनके ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ है। वो काफी सारे और कमरों में भी जाकर देखता है और उन कमरों में बहुत सारी थैलियां ऐसी मौजूद थी जिन थैलियों में किन्हीं में तो कपड़े रखे हुए थे और काफी सारी थैलियां ऐसी भी वहां पर भरी रखी थी जिनके अंदर की छोटे बच्चों के काफी सारे जूते मौजूद थे। वो इसी तरह घूमते घूमते जब उस पूरी ही जगह का मुआयना कर रहा था तो वहां पर साइड में उसने देखा कि यहाँ पर 2-3 ड्राम भी रखे हुए हैं और जब उन सारे ही ड्राम के ढक्कनों को उसने हटाकर देखना शुरू किया तो उसने पाया
पाया कि यहाँ पर सच में ही काफ़ी सारे इंसानी बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं और ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स किसी बच्चे के लग रहे हैं। तो वो इन सभी चीज़ों को देख लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार उसने ये सब क्या देख लिया, और जो चिट्ठी में लिखा गया था वो तो सारी की सारी चीज़ें सच थी। और इसी तरह वहाँ पर ज़्यादा देर तक तो वो नहीं रुक पाया, थोड़ी बहुत और छानबीन उसने वहाँ पर करनी शुरू की और इसी बीच उसने पाया कि यहाँ पर एक ऐसी डायरी भी मौजूद है जिसके अंदर की काफ़ी सारे नाम लिखे गए हैं, सीरियल नंबर यहाँ पर डाले गए थे और इसमें काफ़ी सारे नाम लिखे गए थे। तो वहाँ से जो कुछ भी वो इकट्ठा कर सकता था सबूत के तौर पर, उन सारी ही चीज़ों को वो रिपोर्टर उठा लेता है और वापस अपने ऑफिस में आन पहुँचता है। यहाँ पर आकर एडिटर के सामने उसने सारी ही चीज़ें रख दी कि जनाब मुझे वहाँ से कुछ एक ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो उस एडिटर ने अगली सुबह के न्यूज़ में ये सारी ही चीज़ें डिटेल से बताई कि कुछ इस तरह का एक सीरियल किलर हमारे यहाँ पर घूम रहा है, उसने खुद हमारे पास चिट्ठी लिखी है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो पुलिस वालों के पास भी गया था और ये सारी ही चीज़ें वो पर्सनली जाकर पुलिस स्टेशन में भी बताता है। और उसके बाद पुलिस वालों को अंदाज़ा होता है कि वो बंदा यहाँ पर आया था, खुद सरेंडर करने के लिए बोल रहा था, लेकिन उस टाइम उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने उसकी बात को नहीं माना और इस टाइम पता नहीं वो कहाँ पर चला गया होगा। लेकिन जैसा कि उस चिट्ठी में लिखा गया था कि अब उसे जब कोई भी नहीं पकड़ने वाला तो वो आखिर में रावी नदी में जाकर सुसाइड कर लेगा, वहां पर अपनी जान दे देगा। तो जरूर उसने ऐसा ही कुछ किया होगा, जिसके चलते रावी नदी के ऊपर जाया जाता है। वहां पर काफी सारे गोताखोरों को उस नदी में भेजा जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। अगले काफी दिनों तक यूं ही इस केस के ऊपर रिसर्च चलती रहती है। उस बंदे की डेड बॉडी को पुलिस वाले ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसकी डेड बॉडी आखिर तक पुलिस वालों को नहीं मिली। और उसके बाद टाइम आता है 30 दिसंबर 1999 का, जब एक व्यक्ति जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में जा पहुंचता है और वहां पर जाकर उसके जो रिपोर्टर थे उनसे ये बात पूछने लगता है कि यहाँ पर एडिटर कहाँ पर बैठता है। जिसके बाद वो एडिटर के पास जा पहुंचता है और उसने एडिटर से बताना शुरू किया कि जनाब मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं वही बंदा हूँ जिसने कि आपको काफी दिन पहले एक चिट्ठी लिखकर भेजी थी। मैंने करीबन 100 बच्चों की जान ली है। मैं पुलिस वालों के पास भी गया था, उन्होंने किसी भी तरीके का मेरे ऊपर एक्शन नहीं लिया और उसके बाद मैंने आपके पास चिट्ठी लिखी थी जिसका कि आपने रिएक्शन भी दिखाया था। न्यूज़पेपर में आपने मेरे बारे में काफी कुछ छापा था, तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस केस के ऊपर ध्यान जरूर देंगे और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। जिसके बाद एडिटर को भी विश्वास हो गया कि ये वही बंदा है। उसने तुरंत उसे चेयर पर बैठाया और पूछना शुरू किया कि आखिरकार तुमने इतना बड़ा कांड ये क्यों रच दिया। और उस टाइम जावेद इकबाल ये बात कहता है कि जनाब मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले वादा कीजिए कि आप मुझे ये सारे के सारे जब मैंने कांड किए हैं तो मुझे साफ साफ बात है कि जेल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोग मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। मुझे पुलिस वालों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं उनके पास जाकर आ चुका हूँ, लेकिन उन्हें मेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आप ऐसा कीजिएगा, मुझे आर्मी को सौंप दीजिएगा। इस चीज के लिए एडिटर तैयार हो जाता है और उसके बाद जावेद इकबाल ने अपनी पूरी की पूरी कहानी उस एडिटर को बतानी शुरू की। उससे पहले उसने ये बात भी कही थी कि अपना एक रिपोर्टर यहाँ पर बुला लीजिए ताकि वो मेरी सारी की सारी जो पूरी कहानी मैं बताने वाला हूँ उसे अच्छे से लिख पाए। उसने एक रिपोर्टर को बुला लिया, दोनों आमने सामने इस टाइम बैठे हुए थे और उसके बाद जावेद इकबाल ने अपनी पूरी की पूरी कहानी डिटेल से बतानी शुरू की। उसने बताना शुरू किया कि उसके घर परिवार में उसके माता पिता के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन जब वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल का हुआ था, अभी भी वो स्कूल ही जाया करता था, अपनी पढ़ाई वो पूरी कर रहा था कि इसी टाइम उनके एक पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि उसने उनके बच्चों का शारीरिक शोषण किया है और इन्हीं कारणों के चलते उन्होंने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में काफी दिनों तक इसके ऊपर केस चलता है और आखिर में इकबाल की एक भी बात नहीं मानी जाती, सिर्फ और सिर्फ उसके पड़ोसी की मानी जाती है और उन बच्चों के ऊपर जो उसने फिजिकल एब्यूज करने का उसके ऊपर चार्ज लगाया गया था उसके तौर पर उसे जेल में भेज दिया जाता है। उसकी माँ इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, उसके घर वालों का काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। सारे के सारे जितने भी उनके रिश्तेदार वगैरह थे, आस पड़ोस वाले थे, जितने भी जान पहचान वाले थे, वो उनके माता पिता की काफी गंदे तरीके से बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। पता नहीं मेरे पड़ोसी ने ये सारे झूठे आरोप मेरे ऊपर क्यों लगाए थे। मेरी माँ जब भी जेल में मुझसे मिलने के लिए आया करती थी तो वो मुझे देखकर रोने लग जाती। हर बार
वो एक ही बात मुझसे ये बात कहा करती थी कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया। मैं अपनी माँ को समझाया करता था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और जो हमारे पड़ोसी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। तो उसकी माँ लगातार फिर भी एक ही बात बोलती कि जो भी हो अब तुम पकड़े जा चुके हो और हमारे पड़ोस वालों को देखा जाए, रिश्तेदारों को देखा जाए तो उनके सामने हमारी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। और वैसे भी मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देख सकती कि मेरा बेटा इस तरह से जेल में रहे। तो इन सारी ही चीज़ों को देखकर उसकी माँ हर हफ्ते रोया करती थी, क्योंकि जब भी वो उससे मिलने के लिए आती वो उसको जेल में देखकर, सलाखों के पीछे देखकर रोने लग जाया करती थी। और जावेद इकबाल भी कुछ नहीं कर सकता था। इसी तरह टाइम बीतता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है जब जावेद इकबाल की माँ उससे मिलने के लिए नहीं आती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तो मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जावेद इकबाल अंदर तक टूट जाता है कि मैंने जो गलती की ही नहीं उसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ। और दूसरी तरफ अगर मेरी माँ को देखा जाए तो उन्होंने अपनी जान गंवा दी है और उनकी जान गंवाने का कारण भी यही होगा कि मुझे बेवजह जेल में डाल दिया गया है और सारे के सारे लोग उनकी बेइज्जती कर रहे थे और इन सारे ही लोगों से मैं बदला लेने वाला हूँ। अगले काफ़ी दिनों तक वो जेल में रहता है और एक टाइम ऐसा आया जब उसकी जो सज़ा थी वो पूरी हो गई और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। वो बाहर आकर अब जैसे ही अपने परिवार वालों के पास पहुँचता है तो उसके परिवार वाले उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। वो लगातार सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि तुमने ऐसा कांड क्यों किया, लेकिन इकबाल की तो कोई बात सुनने के लिए तैयार था ही नहीं। वो काफ़ी बार अपने परिवार वालों से ये बात कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे झूठा फंसवाया गया था, लेकिन फिर भी उसके घर वाले उसे घर से बेदखल कर देते हैं। अब वो पूरे तरीके से अकेला रह चुका था। उसे अपनी माँ की याद आया करते थे कि किस तरीके से हम लोग अपने परिवार में काफ़ी अच्छा टाइम बिता रहे थे, लेकिन मेरे एक पड़ोसी की गलती से पता नहीं उसने किस तरीके का रिवेंज मुझसे लिया है, मुझे जेल में भेज दिया, मेरा पूरा का पूरा परिवार टूट गया, मेरी माँ ने अपनी जान गंवा दी। तो मैं इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा और इस चीज़ का बदला मैं लूँगा 100 माओं को रुलाकर। जिस तरीके से मेरी माँ रोई थी इसी तरीके से पाकिस्तान में अब 100 माँ रोने वाली हैं। और इसके तौर पर उसने प्लानिंग बनानी शुरू की कि वो अपने इस प्लान को अंजाम किस तरीके से देने वाला है। उसने अपने घर पर ही, जहाँ पर कि अब वो दूसरी जगह पर रहा करता था, वहाँ पर एक गेमिंग पीसी लाकर उसने रख लिया। काफ़ी सारे और भी मैनेजमेंट उसने वहाँ पर जचा लिया था जहाँ पर कि छोटे बच्चे गेम खेलने के लिए आया करते थे। प्ले स्टेशन उसने अपने घर पर ही बना लिया था। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर आया करते थे, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा वहाँ पर गेम खेला करते थे। और इसी तरीके से जब काफ़ी सारे बच्चे उसके पास आने लगे, सभी लोगों को विश्वास हो चुका था कि यहाँ पर जाकर हम लोग काफ़ी अच्छे से गेम खेल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से हम अपना टाइम बिता सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर आने लगे और इन्हीं चीज़ों का इकबाल अब फ़ायदा उठाता है। वो एक 100 रुपये का नोट वहाँ पर गिरा दिया करता था और चुपचाप वहाँ पर बैठकर देखा करता था कि इस नोट को कौन सा बच्चा उठाने वाला है। जौन सा भी बच्चा उसे उठाता, उसके कुछ एक देर बाद ही इकबाल वहाँ पर आ जाता और ये बात पूछता कि क्या तुम लोगों में से किसी ने मेरा 100 का नोट देखा है। सारे के सारे बच्चे मना कर देते कि हमें नहीं पता। उन्हें ये अंदाज़ा था कि हो सकता है अगर ये 100 का नोट हमारे पास रह जाए तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर और भी गेम खेल पाएंगे। ये 100 का नोट ही हम लोग इकबाल को वापस दे देंगे और उसके बाद तो कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं। और ऐसे में इकबाल को तो पहले से ही पता था कि किसके पास वो नोट है। ये बात वो कहा करता था कि अब मैं तुम लोगों की चेकिंग करने वाला हूँ। और चेकिंग के दौरान जिसके पास भी वो नोट मिल जाया करता था वो उसे पकड़ लेता, वहीं पर काफ़ी देर तक बैठाए रखता, अंदर उसे अपने घर के लेकर जाता और वहाँ पर वो सारे के सारे उसके साथ कांड किया करता था जिसका कि एक टाइम में उसे जेल में भेज दिया गया था। वो सारे के सारे दुष्कर्म उन बच्चों के साथ किया करता था क्योंकि उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि मुझे बेगुनाह होते हुए भी जेल में भेज दिया गया था, मेरा पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ इसी एक चीज़ के कारण उजड़ गया, तो मैं कम से कम इस काम को अंजाम तो दे दूं। और इसके तौर पर बाद में वो 100 रुपये उसी लड़के को लौटा दिया करता था और ये बात कहता कि अगर तुम वापस घर पर जाकर ये बात बताओगे कि इकबाल ने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है तो सबसे पहले तो मैं तुमसे तुम्हारा ये 100 रुपये का नोट छीन लूँगा और उसके बाद तुम्हारे घर वालों को बताऊँगा कि तुम्हारा बेटा चोर है। और इसी तरह की काफ़ी सारी बातें करते हुए उनमें से काफ़ी सारे बच्चों को उसने अपना शिकार बनाया। लेकिन अब उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि वो काफ़ी सारे बच्चों को अपना शिकार तो बना चुका है, लेकिन वो उन माओं को कैसे रुलाएगा, जिसके चलते उसने ज़्यादा दिन नहीं लगाए इस सारे ही कारनामों में
और उसने अपना वो प्ले स्टेशन बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने घर पर ही एक मछलियों का जार लाकर रख दिया जिसमें कि काफ़ी तरह की मछलियाँ मौजूद थी। और जब उन मछलियों को बच्चे देखने के लिए आया करते थे तो इन्हीं बच्चों में से काफ़ी सारे बच्चों को वो गायब कर दिया करता था। अपने साथ वो दूसरे कमरे में उन्हें लेकर जाता। जब बाद में उनके माता पिता पूछने के लिए आते कि उनका बच्चा यहाँ पर मछलियाँ देखने के लिए आया था लेकिन अभी भी घर पर वापस नहीं लौटा है, तो इकबाल यही कहता कि वो तो यहाँ से जा चुका है और काफ़ी बच्चे यहाँ पर आते रहते हैं, मुझे ये बात नहीं पता कि वो किस टाइम आया था और किस टाइम वो चला गया। इसी तरह की बातें करते करते जितने भी बच्चे उसके पास आया करते थे, मान लीजिए 50 बच्चे आते तो 50 बच्चों में से एक बच्चे को वो गायब कर दिया करता था। लेकिन 2-3 साल बीत जाने के बाद भी उसने सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 बच्चों को ही मारा था। वो बच्चों को अपने साथ पकड़कर घर के अंदर लेकर जाता और वहां पर उनके गले को एक तार से घोट दिया करता था। बच्चा कुछ एक देर तक तो तड़पता, उसके बाद उसकी जान निकल जाती और उसके बाद वो उसके सारे के सारे कपड़ों को उतारता, उसके जूतों को उतारता, अलग अलग पन्नियों में उन्हें पैक करता और उसके बाद उसने अंदर ही इन सारी ही चीज़ों का जुगाड़ कर लिया था कि आखिरकार वो उन बच्चों का करने वाला क्या है। तो वो छोटे छोटे हिस्सों में अंदर ही अपने घर के उन्हें काटा करता था। रात के टाइम जब सारे ही लोग सो जाया करते थे, दिन में वो उन्हें किडनैप करके मार दिया करता था और रात को उनके शरीर के छोटे छोटे हिस्से वो काटा करता था। और 2 उसने एसिड के ड्राम अंदर ही भरकर रख रखे थे, उनके बॉडी पार्ट्स को उन ड्राम में वो डाल दिया करता था ताकि अगली सुबह तक इनका शरीर पूरे तरीके से डिकम्पोज हो जाए। और उसके बाद जो उसकी सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बचा करती थी उन्हें उठाकर, या फिर और जो माल मामला बचा करता था उन्हें उठाकर वो पास की रावी नदी में उन्हें फेंक आया करता था। नदी उन्हें काफी दूर तक बहा कर लेकर जाती और उसके बाद उन बच्चों का नामो निशान नहीं रहा करता था। लेकिन इसी तरह चलते चलते उसे ये बात लग रही थी कि जब तक वो इन सारे ही बच्चों को, यानी कि 100 का जो उसने अपना टारगेट लिया है उसे पूरा करेगा, उससे पहले ही पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेंगे। तो उसे कोई ना कोई ऐसा काम करना होगा जिसके तौर पर इन माता पिताओं के बच्चे भी उसके पास ना आए और उसका जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाए। जिसके लिए वो अब रात को सड़कों पर निकलने लगा और उन सारे बच्चों को किडनैप करने लगा, अपने साथ अपने घर पर लाने लगा, जो कि रात को यूं ही सड़कों पर वीरान घूमा करते थे, जिनके माता पिता नहीं थे, बिल्कुल अनाथ वो हुआ करते थे। उन्हें खाने पीने का लालच देकर या फिर कोई और लालच देकर इकबाल अपने साथ ले आया करता था और अपने साथ लाकर उनका गला घोट देता। उसके बाद उनके सारे के सारे कपड़े उतारता, साइड में जो उसने थैली पहले से ही रख रखी थी, जूतों वाली थैली में जूते डाल देता, कपड़ों वाली थैली में कपड़े डाल देता और उसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्से वो काटने लगता। वो सारे ही हिस्से जब कट जाया करते थे तो पहले से ही ड्राम तो तैयार हैं, उन सारे ही ड्राम में उनके बॉडी पार्ट्स को डाल दिया करता था और ये सारा मामला बिल्कुल आराम से चल रहा था। वो बिल्कुल इसी तरह हर हफ्ते या फिर 10-15 दिनों के अंदर एक लड़के को पकड़कर ले आया करता था। सबसे पहले उनके साथ दुष्कर्म करता और उसके बाद इसी तरीके से उन्हें ठिकाने लगा दिया करता था। लेकिन ये सारी चीजें जब वो कर रहा था तो वो ये चीज चाहता था कि वो इन सारी ही चीजों को काउंट करता रहे, नहीं तो हो सकता है आखिर में सिर्फ और सिर्फ 90 बच्चों को मारे या फिर 110 बच्चों को वो मार दे। और उसका जो मेन टारगेट है वो तो 100 का है, जिसके लिए वो एक डायरी भी लिखा करता था। डायरी में काफी सारे बच्चे ऐसे मौजूद थे जिनके घर का पता लिखा गया था, नाम लिखा गया था और इसके साथ साथ काफी सारे बच्चे ऐसे भी मौजूद थे जिनका की फोटो उसने वहां पर लगा रखा था। एक डायरी बिल्कुल तैयार कर चुका था वो, लेकिन जैसे ही उसने 80 से 85 बच्चे मारे उसके बाद उन बच्चों को मारकर उनकी हड्डियों को रावी नदी में उसने फेंकना बंद कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि कल को उसे जाकर पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को बताना है, काफी सारे सबूतों की जरूरत पड़ने वाली है। तो आखिरी के जो 10-15 बच्चे बचे थे जो उसने बड़े ही बेरहमी से मार डाले थे और उनके अवशेष जो वहां पर उसने ड्रम में रख रखे थे वो सारे के सारी चीजें अभी भी उसने वहीं पर जमा कर रखी थी। और उसके बाद जैसे ही उसके 100 का टारगेट पूरा होता है वो जा पहुंचता है पुलिस वालों के पास और वहां पर जाकर पुलिस वालों को ये बात बताने लगता है कि जनाब मैंने काफी सारे बच्चों को मारा है, मैंने अपना 100 का टारगेट पूरा कर लिया है, सारे के सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं, बस आप लोग मेरे साथ चलिए, वहां पर चलकर चेक कर लीजिए और उसके बाद आप लोगों को सारी ही चीजों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उस टाइम पुलिस वाले इस चीज के ऊपर विश्वास कर ही नहीं पाते कि इस बंदे ने ऐसा कुछ किया होगा, जिसके तौर पर वो लोग उसे वहां से भगा देते हैं। लेकिन इकबाल इन सारी ही चीजों को सभी लोगों के सामने लाना चाहता था। वो चाहता था कि उसने जिस तरीके का कांड किया है उसकी उसे सजा
सजा मिले, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनसे बदला लेना चाहता था, अपना टारगेट वो पूरा करना चाहता था। इसके अलावा उसकी जिंदगी में और कोई भी लक्ष्य अब नहीं था, जिसके तौर पर अब उसका लक्ष्य तो पूरा हो चुका था, लेकिन अब बारी थी खुद को सरेंडर करने की। और पुलिस वाले तो उसे गिरफ्तार कर ही नहीं रहे थे, वो लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे और ना ही आकर उसके घर पर इन सारी ही चीजों को चेक कर रहे थे। जिसके बाद वो अखबार वालों के पास जाता है, अखबार वालों को सारी ही बातें वो बता देता है और कुछ इस तरीके से आखिर में वो अखबार वालों के पास आता है। पहले उसने चिट्ठी लिखी थी ताकि ये लोग अच्छे से कंफर्म कर पाएं, और वो अखबार वाले भी इस चीज को अच्छे से कंफर्म ना करते तो जरूर वो जाकर सुसाइड करने वाला था। रावी नदी में वो कूद जाता और अपनी जान गंवा देता। उसने थोड़े दिन तक वेट किया कि हो सकता है अखबार वाले कोई ना कोई इस बात के ऊपर अहम कदम उठाएं और उसके बाद वो लोग उसे पकड़ लें। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में अखबार वाले अखबार में छापते हैं तो वो आकर इस तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देता है। और उसके बाद सारा का सारा मामला अब सामने तो आ ही चुका था, कातिल सामने बैठा था, सारे के सारे सबूत मौजूद थे। उस न्यूज़पेपर एडिटर ने आर्मी वालों को वहां पर बुलाया, आर्मी वालों को उसे सौंप दिया जाता है। लेकिन इन सारे ही मामलों को, इस तरीके के मामलों को पुलिस वाले देखते हैं, जिसके चलते आर्मी वाले उसे वापस से पुलिस वालों के पास भेज देते हैं। सारी की सारी रिपोर्ट अच्छे से तैयार हो चुकी थी। उसके बाद उसे कोर्ट में भेज दिया जाता है और कोर्ट में जब इसके ऊपर केस चलने लगता है, इसके सारे के सारे हालातों को देखा जाता है तो जज को एक यही बात समझ में आती है कि ये असल जिंदगी का मॉन्स्टर है और इसे बिल्कुल इसी तरह की एक सजा मिलनी चाहिए। और इस तरीके के उसके सारे ही कारनामों को सुनकर जज इतना ज्यादा अंदर तक बौखला गया था कि उसने उसे ये सजा दी कि इस बंदे ने 100 बच्चों को मारा है तो इसे सबसे पहले तो 100 बार फांसी पर चढ़ाओ और उसके बाद इसके छोटे छोटे 100 टुकड़े करो। उसके बाद उसी एसिड में ले जाकर उसी घर में इसके टुकड़ों को डाल दो जहां पर कि ये काफी सारे और बच्चों को मारा करता था। लेकिन जब ये सारा ही मामला सामने आता है कि उस जज ने कुछ इस तरीके का फैसला लिया है तो ह्यूमन राइट वाले सामने आ जाते हैं। और जब जज से थोड़ी रिक्वेस्ट की जाती है तो जज ने अपना फैसला बदलकर ये बात कही कि इस बंदे को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इसी टाइम ये बात भी पता चल चुकी थी कि ये बंदा अकेला नहीं था, जबकि इसके 4 साथी और भी मौजूद थे। जब उन 4 साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस वाले गए थे तो वहां पर एक बंदे ने तो छत से छलांग लगा दी अपने आप को बचाने के लिए। वो भागने की शायद कोशिश कर रहा था और ऊपर से गिरने के कारण उस बंदे ने वहीं पर अपनी जान गंवा दी। और जो बाकी बंदे बचे थे उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आया जाता है और जब उन्हें जेल में भेजा जाता है तो वहां पर जो पहले से ही कैदी मौजूद थे, इस बंदे के इस तरीके के कारनामों को देखकर वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो हर रोज उसे पीटा करते थे कि आखिरकार यार तू किस तरीके का दरिंदा है। लेकिन जब तक इसे फांसी दी जाती उससे पहले ही इसने और इसके साथी ने जेल में खुद ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। और इस तरीके से लाहौर का ये मॉन्स्टर पकड़ा गया। हम लोग ये बात तो नहीं कह सकते कि पकड़ा गया, जबकि उसने तो खुद ही आकर पुलिस वालों के पास सरेंडर किया था। पुलिस वाले ये बात बोल रहे थे कि क्या तुझे डर नहीं लगता कि अब तुझे किस तरीके की सजा मिलने वाली है। तो इकबाल ने ये बात कही थी कि जनाब अब तक आप लोगों को बिल्कुल इस बारे में अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ लाहौर में चल क्या रहा है, और मैं अगर चाहता तो मैं 100 की बजाय 500 बच्चों को भी मार सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 को मारा क्योंकि मेरा टारगेट ही 100 का था। और हो ये भी सकता है कि अगर मैं चाहता तो उसके बाद भी मैं आकर सरेंडर ना करता, लेकिन मैंने इस तरीके का काम किया है, मैंने काफी ज्यादा गलत काम किया है जिसके चलते मैंने आकर आप लोगों के सामने सरेंडर किया है। और ये सारा मामला सामने आते ही उसे कोर्ट में पहुंचा ही दिया गया था। वैसे दोस्तों आप लोग इस सीरियल किलर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अंकुर सैनी को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।